शाह हवेली के दरो दीवार आज कांप रहे थे। जिरगे में बैठा हर शख्स सांस रोके खान दिलावर अली खान के गैरतमंद बेटे शमशीर खान की तरफ देख रहा था, जो आज इंसाफ के कटघरे में मुद्दई बनकर खड़ा था। गांव के सरदार वो खुद थे, लेकिन अदल के तराजू के लिए आज उन्होंने नवाजुद्दीन को सरपंच मुकर्रर किया था, ताकि कोई उनकी गैरत पर उंगली न उठा सके। जरक शाह से गोली गलती से चली है, ये बात तो पूरा गांव जानता है। जरक और बहादुर की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। सुहेल शाह की आवाज में कंपन था। वो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते हुए बेहाल हो रहे थे। सामने बैठा शमशीर खान अपनी कड़क सफेद शलवार कमीज में एक चट्टान की तरह खामोश था। उसकी लाल आंखें शोले बरसा रही थीं और उसके रौब के सामने किसी की हिम्मत न थी कि नजरें मिला सके। गोली गलती से चली हो या जानबूझकर, मेरा भाई जरक शाह के हाथों कत्ल हुआ है। शमशीर की गूंजती आवाज ने माहौल में सन्नाटा फैला दिया। और मैं इस खून के बदले जरक शाह को दुनिया से मिटा दूंगा। सुहेल शाह ने तड़प कर गुहार लगाई। खान, मैं खून बहा देने को तैयार हूं, जितना आप कहें, बस मेरे बेटे की जान बख्श दें। जरक शाह की शरीफी से पूरा गांव वाकिफ था। सब जानते थे कि ये दुश्मनी नहीं, एक खौफनाक हादसा था, मगर शमशीर खान का गुस्सा किसी दलील को मानने को तैयार न था। मुझे माल दौलत नहीं, वनी चाहिए, शमशीर ने उंगली उठाकर चेतावनी दी, ताकि खान हवेली का दर्द शाह हवेली वाले भी महसूस करें। सुहेल शाह के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर खान, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, न कोई भतीजी, मैं वनी कहाँ से लाऊं? शमशीर खान के होठों पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान उभरी। वो उठा और जिरगे पर आखिरी नजर डालकर बोला, बेटी नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी बहू तो है, उसे तलाक दिलवाकर मेरे निकाह में दो, वो इद्दत मेरी हवेली में पूरी करेगी। पूरे जिरगे में जैसे भूचाल आ गया। किसी की बीवी को वनी करना कबीलाई इतिहास का सबसे खौफनाक फैसला था। आज शाम तक जरताशे मेरे निकाह में न आई तो झरक शाह का सर तुम्हारी दहलीज पर होगा, चाहे वो जमीन के अंदर ही क्यों न छुपा हो। खान हवेली के कैद खाने में जरताशे, जिसका निकाह अभी सिर्फ 3 महीने पहले हुआ था और जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी न पड़ी थी, उसे एक जिंदा लाश बनाकर शमशीर खान की हवेली पहुंचा दिया गया। शाह हवेली में मातम छाया था, मगर एक शौहर की जान बचाने की कीमत जरताशे की इज्जत और जिंदगी से चुकाई जा रही थी। कुछ ही देर में शहर से एक लेडी डॉक्टर को बुलाया गया। शमशीर खान अपने जुनूनी इरादों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अंदर चलो, उसने ठंडे लहजे में जरताशे को हुक्म दिया। मेरी मौजूदगी में तुम्हारा मुआयना होगा। मुझे यकीन है कि तुम अब तक कुंवारी हो, और सब जानते हैं कि कुंवारी लड़की की इद्दत नहीं होती। जरताशे के पैरों तले जमीन खिसक गई। शमशीर खान के अल्फाजों में छुपी दरिंदगी और उसकी आंखों में जलता इंतकाम देखकर वो बुरी तरह कांप उठी। वो सिर्फ एक कैदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान के शिकंजे में थी जो इंतकाम की आग में हर हद पार करने को तैयार था। शमशीर खान, वो नाम जिसकी गूंज से बड़े बड़ों के माथे पर पसीना आ जाए। वो शाह हवेली के सामने एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा था जिसे गिराना नामुमकिन था। उसके वजूद से फैलती महंगी खुशबू और आंखों में उतरा हुआ खून, उसकी घमंडी नाक और कड़कता हुआ लहजा, वो खान दिलावर अली खान का सच्चा वारिस था, जिसकी अकड़ में उसकी सरदारी बोलती थी। तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे शमशीर खान? सुहेल शाह की आवाज अब रौब से ज्यादा खौफ की अक्कासी थी। शमशीर के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। ये मेरी मर्जी है सुहेल शाह, तुमने मेरा फैसला तस्लीम नहीं किया, अब अंजाम के लिए तैयार रहो, उसने बेरुखी से कहा। वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें जरताशे का भाई हमजा भी शामिल था, गूंगे खड़े थे। पंचायत के उसूल और जिरगे की लाज रखना सरदारों की मजबूरी थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। सुहेल शाह ने आखिरी कोशिश की। मुझे मोहलत दो, मैं जरक से बात करूंगा। हरगिज नहीं, शमशीर की आवाज में फैसले की सख्ती थी। मैं तुम्हारे बेटे के रहमो क्रम पर नहीं रह सकता। वनी अगर लड़की है तो वो अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। ये एक ऐसा दरिंदाना तकाजा था जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। सुहेल शाह को अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र थी और शमशीर को अपने इंतकाम की प्यास बुझानी थी।
वो मेरे बेटे के निकाह में है खान, वो तुम्हारी हवेली कैसे जा सकती है? सुहेल शाह की गैरत ने आखिरी सांस ली। शमशीर ने अपनी जगह से हिले बिना बेहद ठंडे लहजे में कहा, फिक्र न करो, पूरी पंचायत गवाह है। जब तक वो झरक शाह के निकाह में है, उसकी इज्जत मेरी हवेली में महफूज रहेगी, मगर वो जाएगी मेरे साथ ही। उसने फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। जिरगा जानता था कि अगर ये मांग न मानी गई तो सूरज ढलने से पहले शाह हवेली का इकलौता वारिस कब्र में होगा और हवेली राख का ढेर बन जाएगी। शाह हवेली के जनान खाने में ये खबर किसी कयामत से कम न थी। जरताशे, जो अपने कमरे में बेखबर लेटी थी, मुलाजिमा के बुलावे पर नीचे आई। गुलाबी आंचल संभालते हुए वो सीढ़ियां उतर रही थीं, जाहिर तौर पर पुरसुकून, मगर अंदर एक अनजाना खौफ सिर उठा रहा था। अपनी शाल लो जरताशे, तुम्हें चाचा साईं के साथ जिरगे में जाना है। आखिरी सीढ़ी पर उसके कदम जम गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी उतर आई। क्या मतलब? मैं जिरगे में क्यों जाऊंगी? उसका नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बीजान ने नजरें झुका लीं। जरताशे की आवाज में अब तेजी आ गई थी। बीजान, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं क्यों जाऊंगी? उसके गोरे चेहरे पर तकलीफ की लाली फैलने लगी। बीजान ने तड़पकर उसे सीने से लगा लिया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी लाडली इतने स्याह नसीब लेकर आई है। पहले एक अनचाही दुल्हन का खिताब और अब वनी की गई औरत। जरताशे जैसे पत्थर की हो गई। एक आंसू भी उसकी आंख से न गिरा, मगर जब हकीकत की तपिश बढ़ी तो वो बीजान से दामन छुड़ाकर सुहेल शाह के कदमों में जा गिरी। मुझे झरक से जुदा न कर चाचा साईं, मुझे नहीं जाना। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। उसकी पुकार ने हर आंख नम कर दी, मगर सुहेल शाह पत्थर बन चुके थे। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया और सीने से लगाते हुए कहा, अगर तुम झरक से मोहब्बत करती हो तो ये कुर्बानी दे दो जरताशे, सिर्फ उसकी जिंदगी की खातिर। मोहब्बत? जरताशे ने बेबसी से उन्हें देखा। इस रिश्ते में तो कभी मोहब्बत का वजूद ही न था, मगर पूरा घर आज जरक की जिंदगी का सौदा उसकी इज्जत से कर रहा था। सुहेल शाह उसे लगभग घसीटते हुए गाड़ी तक ले आए। वो लड़की, जो किसी और के नाम की ओढ़नी ओढ़े हुए थी, आज किसी दरिंदे के हवाले की जा रही थी। चाचा साईं, खुदा का वास्ता है, जरक को बुलाएं। वो हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी। उसे यकीन था कि जरक, जो उससे नफरत करता था, जो उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता था, वो भी किसी गैर के हाथों में अपनी बीवी का हाथ देखकर जरूर चीख पड़ेगा। उसे यकीन था कि जरक शाह अपनी गैरत का सौदा नहीं होने देगा, मगर गाड़ी की खिड़की से बाहर फैली खामोशी बता रही थी कि आज कोई नहीं आएगा। अगर तुम चाहती हो कि जरक जिंदा रहे तो अपनी जुबान बंद रखना, तुम्हें खुदा का वास्ता है जरी। ये उसकी चाची राफिया बेगम थीं, जो ममता के हाथों मजबूर अपने बेटे की जिंदगी पर किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार न थीं। चाची जान, खुदा के लिए मुझे एक बार जरक से बात तो कर लेने दे। जरताशे ने सिसकते हुए उनके हाथ थाम लिए, मगर जवाब में चाची ने खामोशी से उसकी शाल का पल्लू खींचकर उसका चेहरा ढक दिया। उसे कब जिरगे में लाया गया, कब शमशीर खान के हवाले किया गया, वो कुछ न जान सकी। वो तो बस एक कैद चिड़िया की तरह तड़पती रही, यहाँ तक कि गाड़ी खान हवेली के भारी दरवाजों के अंदर दाखिल हो गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो सीना पीटे, चीख चीख कर झरक को पुकारे। वो झरक जिसके लिए वो महज एक नाम थी, क्या वो इतना बेहिस हो सकता है कि अपनी इज्जत को यूं नीलाम होते देखे? उसे यकीन था कि झरक आएगा, वो उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाएगा। गाड़ी रुकते ही एक मजबूत और लोहे जैसा हाथ ने उसकी नाजुक कलाई को जकड़ लिया और उसे झटके से बाहर निकाला। जरताशे किसी चट्टान जैसे सख्त वजूद से जा टकराई। शमशीर खान ने आज शाह हवेली के घमंड के परखच्चे उड़ा दिए थे। वो उनकी बहू, उनकी इज्जत को छीन कर अपनी हवेली ले आया था। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। खदीजा भी, ओ खदीजा भी! शमशीर की गरजती आवाज हवेली के दरो दीवार से टकराई। एक अधेड़ उम्र की मुलाजिमा दौड़ती हुई आई। शमशीर ने बेरहमी से जरताशे को उसकी तरफ धकेला। इसे स्टोर रूम में बंद कर दो और इस पर कड़ी नजर रखना। खौफ के मारे जरताशे की जान होंठों पर आ गई। उसने चाहा कि वो उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी दरिंदगी का एहसास दिलाए, उसे बताए कि वो किसी और की मनकूहा है, मगर अल्फाज ने साथ न दिया। उसके अपने ही उसे इस दरिंदे के हवाले करके गए थे।
तारीक और गर्दालूद स्टोर रूम में तन्हा छोड़ दिए जाने के बाद जब उसने हाँफते हुए पानी मांगा तो मुलाजिमा को उस पर तरस आ गया। जब जरताशे ने अपनी चादर हटाई तो मुलाजिमा सन्न रह गई। रोने की वजह से लाल पड़ा चेहरा, भीगी पलकों और मासूम अक्स, वो कोई लड़की नहीं बल्कि हुस्न और दर्द की एक तस्वीर थी। मुलाजिमा ने अफसोस भरी नजर डाली और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। वक्त जैसे ठहर गया था। शाम से रात और रात से सुबह हो गई। जरताशे दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी रहीं। खाना लाया गया, जिसे देखकर पहले तो उसने नफरत से मुंह मोड़ लिया, मगर पेट की आग ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने जीने के लिए कुछ लुक़मे जबरन खाए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जरक आएगा। मगर दूसरा दिन भी गुजर गया और कोई न आया। उस शाम जब अंधेरा गहरा हुआ तो जरताशे के अंदर की ममता और वफा ने एक खतरनाक फैसला किया। वो इस जंगली हैवान की कैद में और नहीं रह सकती थी। उसे झरक तक पहुंचना था। जब हवेली का शोरोगुल थम गया और सन्नाटा छा गया तो वो उस जंग लगी खिड़की की तरफ बढ़ी जिसे वो दिन भर खोलने की कोशिश करती रही थी। उसके नर्म और नाजुक हाथ जख्मी हो चुके थे, खून रिस रहा था, मगर उसे परवाह न थी। आखिरकार एक कराह के साथ खिड़की खुल गई। बाहर वसीया ओ अरीज लॉन में अंधेरे का राज था। दूर एक अकेला बल्ब जल रहा था जो माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। दीवारों के सायों में छुपते हुए वो गेट की तरफ बढ़ने लगी। जिंदगी में पहली बार वो इतनी बहादुर बनी थी और ये हिम्मत उसे उसके मजाजी खुदा की मोहब्बत ने दी थी, जिसने उसे इस हाल में छोड़ दिया था। दीवार का सहारा लिए अंधेरे की चादर ओढ़े वो कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। हर आहट पर उसका दिल पसलियों से टकराने लगता। उसे मालूम था कि वनी की गई लड़की का फरार कबीलाई कानून में मौत की दावत है, मगर खौफ पर उसकी मोहब्बत और बका की तड़प हावी हो चुकी थी। जब गार्ड अपनी जगह से हटा तो वो किसी साए की तरह छलांग लगाकर बाहर निकल आई और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पागलों की तरह दौड़ रही थी। नंगे पांव कांटेदार झाड़ियों और पत्थरों से जख्मी हो रहे थे, मगर उसे होश न था। उसके लंबे स्याह बाल नागिन की तरह पीठ पर लहरा रहे थे। वो रास्ते जो कभी गाड़ी के शीशे से देखे थे आज उसके पैरों तले आग की तरह जल रहे थे। लगभग 1.5 घंटे की लगातार भाग दौड़ और उखड़ती सांसों के साथ जब वो शाह हवेली के सामने पहुंची तो उसके वजूद में जैसे थोड़ी सी जान लौट आई। उसे यकीन था कि ज़रक उसे अपनी बाहों में समेट लेगा और इस जहन्नुम से दूर ले जाएगा। हवेली के गार्ड्स ने उसे पहचान में देर की, मगर वो किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। माँ बाप के साये से महरूम जरताशे के लिए बी जान का कमरा ही उसकी आखिरी पनाहगाह था। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा। बी जान, दरवाज़ा खोलें। जैसे ही कांपते हाथों से बी जान ने किवाड़ खोले, जरताशे उनके सीने से जा लिपटी। मैं वहां नहीं जाऊंगी बी जान, मुझे झरक से मिलने दें। वो बेसुध होकर रो रही थी। घर में एक हंगामा बर्पा हो चुका था। झरक अपने कमरे में था, मगर बी जान उसे अपने आंचल में छुपाए हुए थीं। उन्हें आने वाले तूफान का अंदेशा खाए जा रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में तनाव की लहर दौड़ गई। सबके रोकने के बावजूद जरताशे भागती हुई झरक के पास पहुंची और उससे लिपट गई। मुझे किसी के हवाले मत करे ज़रक, मुझे अपने पास रख लें। वो उसके सीने पर सर रखकर बेतहाशा रो रही थी। उसे खबर थी कि खान हवेली में उसके फरार की इत्तला पहुंच चुकी होगी और शमशीर खान बिफरे हुए शेर की तरह यहाँ पहुंचने वाला होगा, मगर उस लम्हे उसे सिर्फ ज़रक के सहारे की ज़रूरत थी। ज़रक शाह, जिसकी आंखों में अब तक एक ठंडापन रहता था, आज पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसने जरताशे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसके इन लफ्ज़ों ने जरताशे के जख्मों पर मरहम रख दिया। उसे लगा उसकी हिजरत रंग ले आई है। बेवकूफ़ी मत करो झरक, शमशीर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुहेल शाह ने दहाड़ कर अपने बेटे को खबरदार किया, मगर झरक ने एक झटके से जरताशे को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। ये मेरी बीवी है, शमशीर खान की जागीर नहीं, उनसे मैं खुद निपट लूंगा, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। राफिया बेगम ने तड़प कर दखल देना चाहा। झरक, इसे अभी इसी वक्त शमशीर के हवाले करो, वो वनी हो चुकी है। कैसी वनी? कैसा फैसला? झरक की आवाज में पहली बार वो गूंज थी जो एक हिफाजत करने वाले की होती है। आप लोगों का हर नाइंसाफ फैसला मैं रद्द करता हूं। उसने सबके सामने पहली बार जरताशे का हाथ थामा।
जरताशे, जो उसके सीने से लगी एक छोटी बच्ची की तरह कांप रही थी, उसके चेहरे पर हया और सुकून के मिले जुले जज्बात थे। जरक की पकड़ उसके हाथ पर इतनी मजबूत थी जैसे वो उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी मिल्कियत घोषित कर रहा हो। पिछले 3 महीने जरक शाह की बीवी कहलाने के बावजूद जरताशे ने जो तलखियां सही थीं, वो सिर्फ उसका अपना दिल जानता था। मगर आज पहली बार जरक उसे इतने मान से अपने पहलू से लगाकर गाड़ी तक लाया था। गाड़ी गांव की हदें पार कर रही थी और जरताशे के दिल में उम्मीद की नई कोपलें फूट रही थीं। शाहसाईं, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अपनी बड़ी बड़ी मखमली आंखों से झरक की तरफ देखा। झरक की नजरें सड़क पर जमी थीं। हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। कुछ दिन फार्म हाउस पर रहेंगे और फिर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। जरताशे ने अपनी हथेलियों को देखते हुए सुकून की एक लंबी सांस ली। क्या आपने मुझे वहां याद किया? जरक ने बेसाख्ता पूछा। जरताशे का सर फौरन उठा। वो उसे बताना चाहती थी कि उसकी हर सांस जरक के नाम की माला झपती रही है। मुझे बस आपके साथ रहना है। मुझे आपके सिवा अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। उसने अपनी तमाम हिम्मत जुटाकर अपना सर जरक के बाजू पर रख दिया। उस लम्हे उसे लगा कि जरक से बेहतर इंसान उसकी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो उसके साथ माजी में जैसा भी रहा हो। 3-4 घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक ऐसे खूबसूरत फार्म हाउस के सामने रुकी जो शहर और गांव के शोर शराबे से दूर किसी ख्वाब जैसे महल की तरह लग रहा था। चारों तरफ फैली हरियाली और सुकून देखकर जरताशे के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा जैसे वो कोई शहजादी है और उसका मजाजी खुदा उसे दुनिया के हर बुरे साये से बचाकर अपनी पनाह में ले आया है। क्या हम अब यहीं रहेंगे? उसने मासूमियत से पूछा। जरक ने खामोशी से हामी भरी और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले जाने लगा। हवेली के वसीया व अरीज सिटिंग एरिया में कदम रखते ही जरताशे की नज़र सामने सोफे पर बैठे एक शख्स की पीठ पर पड़ी। फिजा में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। जरताशे ठिठक कर रुक गई। जरक के चेहरे पर छाया हुआ इत्मीनान किसी खौफनाक तूफान का इशारा था। इसे आखिरी बार संभालो। मुझे नहीं लगता कि यह दोबारा भागने की गलती करेगी। जरक के इन अल्फाजों ने जरताशे के कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया। वो शख्स धीरे से पलटा। जरताशे की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने शमशीर खान खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक फतहयाब मगर हिकारत भरी मुस्कान थी। गैरत तो तुम में वाकई मर चुकी है जरक शाह। शमशीर ने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे धुएं में उड़ा दिया। जरक एक बेपरवाह ठहाका लगाकर हंसा। गैरत नहीं मरी खान, अपनी जान बचानी है। मैं भरी जवानी में तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहता। और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी किसी बीवी के लिए जानलेवा हो सकता था। जरक ने जरताशे के वजूद को एक जोरदार झटका दिया और उसे शमशीर खान की तरफ धकेल दिया। शमशीर ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया, मगर जरताशे का पूरा जहां बिखर चुका था। ले जाओ इसे शमशीर खान, मैं इसे इस निकाह की कैद से भी आज़ाद कर रहा हूं जिसकी डोरियां इसे बार बार मेरे दरवाजे तक खींच लाती हैं। जरताशे साकत खड़ी थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे हसीन धोखा था। वो शख्स जिसके बाजू पर सर रखकर वो ख्वाब बुन रही थी, उसे अपनी जिंदगी की कीमत पर बेच चुका था। उसने तड़पकर झरक को देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मुझे बचाकर लाए थे। फिर उसने शमशीर खान को देखा। वो झरक से कहीं ज्यादा वजीह और रोबदार था, मगर जरताशे के लिए वो उस वक्त मौत का दूसरा नाम था। शमशीर खामोश था। उसे याद आया कि कैसे झरक ने उसे फोन करके खुद बुलाया था और अपनी बीवी की मुखबिरी की थी। उसे इस लड़की पर तरस आ रहा था जिसका अपना शौहर ही उसे जहन्नुम में धकेल रहा था। जरताशे, मैं जरक शाह तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करते हुए तलाक देता हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करें। जरताशे अपने कानों पर हाथ रखकर चीखी, मगर उसकी आवाज़ जरक की ऊंची होती आवाज़ में दब गई। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। लफ्ज़ों की चोट लगी और पाकीज़ा बंधन चकनाचूर हो गया। जरताशे का निढाल वजूद शमशीर खान के सीने से जा लगा। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि वो संगदिल शख्स जो इंतकाम की आग में जल रहा था, खुद भी उस मासूम लड़की के दर्द पर एक पल के लिए कांप उठा। वो अब वनी नहीं थी। वो एक टूटा हुआ दिल रखने वाली औरत थी जिसे उसके अपने ही रखवाले ने नीलाम कर दिया था। उस रोज शमशीर खान जब उसे फार्म हाउस से वापस लाया तो वो पहले वाला शमशीर नहीं रहा था।
वो शख्स जो इंतकाम की आग में उसे वनी बनाकर लाया था अब उसके लिए बदल चुका था। उसने सोचा था कि वो जरताशे के फरार होने पर उसे सजा देगा, अपनी ताकत का निशाना बनाएगा, मगर इसके उलट वो तो बस उसे अपने करीब समेट लेना चाहता था। गाड़ी में उसके सिसकते हुए वजूद और हिचकियों ने शमशीर के अंदर के संगदिल इंसान को जैसे खामोश कर दिया था। हवेली पहुंचकर सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वो उसे थामकर अपने कमरे में ले आया। पहली बार शमशीर ने नरमी से हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ करना चाहा, मगर जरताशे ने तड़प कर उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे धकेल दिया। नफरत करती हूं मैं आपसे, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो टूटी हुई आवाज में चीखी। शमशीर ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी भौहें तन गईं। कौन सी जिंदगी? किस बर्बादी का रोना रो रही हो तुम? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गरजा। उसे इस लड़की की कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था। बोलो, जवाब दो, किसके पास भाग कर गई थी तुम? उनके पास जो तुम्हें मेरे हवाले करके अपनी जान बचाना चाहते थे? उस शौहर के पास जो तुम्हें इंसान तक नहीं समझता? जरताशे उसकी गरज सुनकर कांप उठी। उसका रोना थम गया और वो सन्न होकर शमशीर को देखने लगी। शमशीर की नजरें उसके लाल सफेद चेहरे, कांपती पलकों और बिखरे बालों पर टिकी थीं। जरताशे, जिन्हें तुम छोड़कर आई हो, अगर वो तुम्हारे लिए भलाई का जरिया होते तो ये शमशीर अली खान का वादा है कि मैं खुद तुम्हें उनकी चौखट पर छोड़कर आता। उसने गुर्राकर उसे कंधों से झिंझोड़ते हुए कहा। उसी पल जरताशे की आंखें बंद होने लगीं, उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो बेहोश होकर शमशीर के बाजुओं में गिर पड़ी। शमशीर ने उसे संभाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि पिछले 48 घंटों में इस मासूम पर जो बीती है, उसके बाद उसका होश खो देना लाजिमी था। उसने कुछ देर उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर जब वो न जागी तो उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर चादर डालकर बाहर निकल आया। बाहर अफरीन बेगम फिक्र में खड़ी थीं। वो बेहोश हो गई है, जुबैदा खातून को बुलवाएं, शमशीर ने मुख्तसर कहा। जुबैदा खातून गांव की हकीमा थीं जो औरतों के मसलों को अच्छी तरह समझती थीं। इस वक्त उसे शहर ले जाना मुमकिन न था, इसलिए शमशीर उसे मां के हवाले करके मर्दान खाने की तरफ चला गया। वहां वो अकेला बैठा सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, मगर अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अपने भाई बहादुर की मौत का जख्म याद आ रहा था, मगर जरताशे का मासूम चेहरा उसके जहन पर छाया हुआ था। उसे ये ख्याल खाए जा रहा था कि वो किसी और की मनकूहा रह चुकी है और शायद अब भी उसी शख्स के लिए जज्बात रखती है। कुछ देर बाद वो फिर हवेली के अंदरूनी हिस्से में आया। अफरीन बेगम और जुबैदा खातून लॉन्ज में बैठी थीं। शमशीर ने कदम रोके और जुबैदा खातून की तरफ देखा। वो कैसी है? उसने बेसाख्ता पूछा। जुबैदा खातून ने सर झुकाकर कहना शुरू किया। खान साईं, वो लड़की झरक शाह की बीवी है। थी? शमशीर ने तुरंत टोका। उसका लहजा ठंडा था। वो झरक शाह की बीवी नहीं रही। जुबैदा खातून एक पल को रुकी, फिर हिचकते हुए बोली, खान साहब, मुझे लगता है कि शायद उनके यहाँ। शमशीर का माथा तन गया। जुबैदा हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। इससे पहले कि शमशीर कुछ कहता, अफरीन बेगम ने वो बात कह दी जो किसी धमाके से कम न थी। शमशीर, मुझे लगता है कि वो झरक के बच्चे की मां बनने वाली है। फिजा में जैसे सन्नाटा छा गया। शमशीर के हाथ से सिगरेट गिर पड़ी। ये खबर उसके सिर पर किसी बम की तरह फटी थी। जिस औरत को वो अपनी जिंदगी बनाना चाहता था, वो उसके दुश्मन की निशानी अपनी कोख में लिए हुए थी। शमशेर खान के लिए ये तस्लीम करना किसी अजियत से कम ना था कि जरताशे झरक शाह की बीवी रही है। इसका जहन इस तस्वुर से ही माऊफ हो रहा था कि वो शख्स जिसे वो अपना दुश्मन समझता है, वो इस लड़की के इतने करीब रहा होगा। लम्हा भर को शमशेर के चेहरे की रंगत बदली। एक गहरा सन्नाटा इसके वजूद में उतर आया और फिर वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके अंदर जैसे कोई आतिश फिशा फट रहा था। हसद की आग इसे अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। जरताशे का बार बार जरक के पास भागकर जाना, इसके सामने झुकना, इससे इल्तिजाएं करना, ये सब अब शमशेर को किसी नोकीले खंजर की तरह चुभ रहा था। जिंदगी में पहली बार इसे कोई लड़की बेतहाशा अच्छी लगी थी, इतनी कि वो बरसों की दुश्मनी भूलने को तैयार था। मगर हकीकत ये थी कि वो इसकी थी ही नहीं। अगरचे जरक से तलाक के बाद जरताशे की इद्दत के आयाम शुरू हो चुके थे, मगर शमशेर का इस्तराब इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो जब्त की तमाम हदें तोड़कर इसके कमरे में दाखिल हुआ।
जरताशे बिस्तर पर साकित बैठी दीवार को घूर रही थी, जैसे इसमें अपनी ही बर्बादी का नक्शा देख रही हो। जरताशे, शमशेर ने जिंदगी में पहली बार इतने नरम लहजे में किसी का नाम पुकारा था। जरताशे ने मुड़कर भी ना देखा, बस अपनी नजरें हाथों की लकीरों पर जमा ली। मैं सुन रही हूँ। इसकी आवाज में ऐसी शिकस्त खुर्दगी थी जैसे अब इसके किसी भी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशेर ने बामुश्किल अपनी नजरें इसके मासूम चेहरे से हटाई और मध्यम लहजे में कहा, जुबैदा खातून का ख्याल है कि तुम मां बनने वाली हो। मैं चाहता हूं कि हम अस्पताल जाकर टेस्ट करवा लें ताकि सच का पता चल सके। बात करते वक्त शमशेर ने इसकी आंखों में नहीं देखा। शायद वो खुद से नजरें चुरा रहा था या इस हकीकत से जो उसके ख्वाबों को किरची किरची कर सकती थी। जरताशे ने धीरे से सर घुमाया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर रद्द अमल खामोश था। शमशेर को इस खामोशी पर हैरत हुई। मैं तुमसे बात कर रहा हूं जरताशे, जवाब दो मुझे। इस बार शमशेर के लहजे में सरदारी वाली सख्ती लौट आई। जरताशे ने पलट कर इसे देखा। इसकी पलकों पर आंसू लर्ज रहे थे। और कितनी तस्वीर बाकी है मेरी? आखिर और क्या क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? इसने फनकारते हुए पूछा। शमशेर ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। तुम्हारी छानबीन करना मेरा मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होने पर जुबैदा को बुलाया था। जरताशे के सामने वो अक्सर भूल जाता था कि वो शमशेर खान है, मगर जरताशे का तल्ख रवैया इसे बार बार याद दिलाता था कि इसे अपना रूप बरकरार रखना चाहिए। आप मुझे यहाँ निकाह के लिए लाए हैं या कनीज बनाकर रखने के लिए? मेरे होने या ना होने वाले बच्चे से आपको क्या फर्क पड़ता है? जरताशे की बदगुमानी उरूज पर थी। अगर कनीज बनाकर रखना होता तो तुम अब तक इस बिस्तर पर आराम न कर रही होती। शमशेर ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर आपको मेरे आराम से इतनी चिढ़ है तो मैं नहीं करती, मगर खान साहब मुझ पर बहतान लगाने से गुरेज करें। जरताशे ने उंगली उठाकर इसे खबरदार किया। ये जसारत शमशेर के जब्त का आखिरी बंद तोड़ गई। इसने झपट कर जरताशे की उंगली दबोची और इसका हाथ इसकी पुश्त पर टिकाकर इसे अपने बेहद करीब खींच लिया। जरताशे की सांसें थम गई। वो शख्स जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, वो तुम्हारे वजूद से मोतबर होता रहा, और जो तुम्हारी कदर करना चाहता है, इसे तुम जहर लग रहे हो। शमशेर की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। जरताशे ने रुख फेर लिया। इसके रुखसार दहक रहे थे। जरक सिर्फ मेरा शौहर था, ना इसने कभी मेरे एहसासात को समझा और ना ही कभी मुझे अपने करीब होने दिया। वो अधूरेपन का एतराफ था या सच्चाई, मगर शमशेर लम्हे भर को साकित रह गया। इससे यकीन नहीं आ रहा था। यानी तुम लोगों को बेवकूफ बनाना भी जानती हो। तुम इसकी बीवी रही और वो तुम्हारे करीब नहीं आया। ये कोई मानने वाली बात है? इसने जरताशे के चेहरे पर एक जहरीली और मशकूक निगाह डाली और कमरे से बाहर निकल गया। इसे लगा कि जरताशे हमदर्दी हासिल करने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। वो ये मान ही नहीं पा रहा था कि जरक शाह जैसा शख्स इस हुस्न के बावजूद इससे दूर रहा हो। अगले एक हफ्ते तक इनके दरमियान खामोशी का पहाड़ खड़ा रहा। शमशेर ने इससे बात न की, अलबत्ता आफरीन बेगम ने इसे घर के कामों में उलझा दिया था। शमशेर जानता था कि इसकी मां जरताशे को जरा भी पसंद नहीं करती, मगर वो खुद इस वक्त एक ऐसी जंग में था जहां जीत और हार दोनों में इसी का नुकसान था। खामोशी अक्सर बेहतरीन हल होती है और शमशेर ये बात जानता था। इसे गुमान था कि हवेली की सख्तियों से तंग आकर जरताशे खुद इसके पास आएगी और अपना हाले दिल इसे सुनाएगी, मगर वो लड़की खामोश पत्थर की तरह अपने हाल में मगन रही। तजस्सुस का एक तूफान शमशेर के अंदर मचल रहा था। असर के वक्त जब वो थका हारा कमरे में आकर लेटा तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाए, इसे नजरे मुरे बगैर ही कह दिया। इसे लगा मुलाजमा चाय लाई होगी, मगर जब चाय की प्याली साइड टेबल पर रखी गई तो फिजा में फैली मानूस खुशबू ने इसे चौंका दिया। वो फुर्ती से उठ बैठा। जरताशे, इसने पुकारा। जरताशे ने इसकी शर्टलेस वजूद से नजरें बचाकर रुख फेर लिया और वापस मुड़ने लगी। तुम अभी तक इस बात पर कायम हो कि तुम्हारी इद्दत नहीं है। तुम एक हफ्ते बाद भी शमशेर वहीं खड़ा था जहां से गुफ्तगू टूटी थी। जरताशे खामोशी से अपने कदमों को घूरती रही। शमशेर उठा और इसकी पुश्त पर आकर खड़ा हो गया। इसका लम्स जरताशे के वजूद में इर्ताश पैदा कर रहा था। हर बात कर लेना जरताशे, लेकिन कभी शमशेर खान से झूठ बोलने की जुर्रत मत करना। इसके लहजे की तपिश ने जरताशे को लड़सा दिया। मैं आज शाम ही तुमसे निकाह कर रहा हूँ। जरताशे हैरत से पलटी। एतबार तो जरक के साथ ही दफन हो चुका था। वो दोबारा किसी रिश्ते की जंजीर नहीं पहनना चाहती थी। क्या यह मुमकिन है कि मैं उम्र भर यहाँ एक गुलाम बनकर रह लूं? इसने इल्तिजा की। नहीं, क्योंकि तुम वनी होकर आई हो और मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे ताल्लुक पर उंगलियां उठाएं। शमशेर ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारा दावा सच है कि जरक के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा तो निकाह की तैयारी करो, और अगर तुम झूठी साबित हुई तो वो अपनी बात पर अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। जरताशे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। इसे लग रहा था कि शमशेर खान भी महज इसके हुस्न का प्यासा है। चंद दिन इसे अपने पास रखेगा और फिर किसी खानदानी लड़की से शादी करके इसे कोने में फेंक देगा।
शाम तक हवेली में एक नया हंगामा बरपा था। आफरीन बेगम अपने इकलौते बेटे के इस फैसले पर बिफर चुकी थी। एक वनी होने वाली लड़की, हमारे दुश्मन की साबका बहू, वो इस घर की मलका बनेगी। शमशेर ने मुख्तसर जवाब दिया, अम्मी जान, ये मेरा फैसला है और आपको इसे समझ लेना चाहिए। इसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई इसे मजीद बहस की हिम्मत न कर सका। निकाह की सादा सी महफिल हुई, जरताशे टूटे हुए वजूद के साथ आफरीन बेगम के दिए हुए कपड़ों में मलबूस शमशेर के पहलू में आ बैठी। इसे वो दिन याद आया जब वो जरक के पहलू में बैठी थी और इस रात जरक ने इसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दिया था, क्योंकि वो एक डबू लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। आज वो दोबारा एक बंधन में बंध गई थी, मगर इस बार इसे सोच लिया था कि वो खुद को मिटने नहीं देगी। निकाह के बाद वो खामोशी से कमरे में चली गई, जहां कुछ देर बाद आफरीन बेगम दाखिल हुई और आते इससे बालों से जकड़ लिया। मुसीबत बनकर मेरे बेटे पर नाजल हुई हो, जाओ अब इसके बिस्तर की रौनक बनो, यहाँ शोक मनाने से काम नहीं चलेगा। जरताशी ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की। ये निकाह शमशेर खान ने खुद किया है, मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया। आफरीन बेगम ने इसका चेहरा दबोच लिया। खबरदार जो जुबान खोली, जाओ शमशेर के कमरे में और इसे कुछ बताया तो याद रखना। जरताशी ने अपने आंसू पोंछे और शमशेर के कमरे की तरफ चल दी। इसने ठान लिया था कि अगर वो डरती रही तो कुचलती जाएगी। इससे अब वो बनना था जो ये जालिम मौशरा इसे बनने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद शमशेर कमरे में दाखिल हुआ और थकन से बिस्तर पर लेट गया। इसने जरताशी की तरफ एक लापरवाह नजर डाली और हुक्म दिया, आओ मेरे जूते उतार दो। जरताशी जो सोफे पर सुकून से टेक लगाकर बैठी थी वहीं जमी रही। शमशेर ने मुड़कर देखा, सुना नहीं तुमने, मैंने कहा मेरे जूते उतारो। इसका लहजा नरम था मगर इसमें हाकमियत थी। जरताशी ने अपनी सुर्ख आंखों से इससे घूरा और दो बदू जवाब दिया, खान साहब मैं आपके निकाह में आई हूँ, आपकी मोरोसी लोंडी बनकर नहीं। हाथ पांव खुदा ने आपको भी दिए, अपने काम खुद करने की आदत डाल लें। शमशेर खान साकित रह गया। सिर्फ जिंदगी में पहली बार किसी औरत की आंखों में अपने लिए ऐसी बगावत देखी थी। हरगिज नहीं, निकाह में ये शर्त कहीं दर्ज नहीं थी कि मैं आपके जूते भी उतारूंगी। भीगे हुए लहजे में इस तरह फनकार कर जवाब देना शमशेर खान को हैरान कर गया। वो जो अब तक इसे एक दबी हुई सहमी हुई लड़की समझ रहा था, इसकी आंखों में बगावत की चमक देखकर दिलचस्पी से करवट बदलकर इसे देखने लगा। और अपने घर वालों को भी समझा ले, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई वनी में लाई हुई लौंडी नहीं। कोई मुझ पर मुसल्लत होने की कोशिश ना करे। पहली बार शमशेर खान के सामने किसी ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया था। शमशेर एक लम्हे को साकित हुआ और फिर अचानक इसका कहका कमरे की खामोशी को चीरता चला गया। वो इतनी बेसाख्तगी से हंसा कि जरताशे इसे पागलों की तरह हंसता देखती रह गई। ठीक है, शमशेर खान की बीवी हो, इतना रोब तो बनता है तुम पर। इसने आंख दबाकर शरारत से कहा तो जरताशे का दिल अनजानी धड़क लर्ज उठा। वैसे बेगम साहिबा निकाह की बाकी शराइत पर अमल करना तो बनता है ना। शमशेर का ये रूप इसके लिए बिल्कुल नया था। वो जैसे एक वहशी दरिंदा समझती थी, अब इसे अपने पास बुला रहा था। जरताशे की सारी हिम्मत वहीं जवाब दे गई, तुम आ रही हो या मैं खुद आऊं। शमशेर की धीमी सी धमकी कारगर साबित हुई। वो मरे बड़े कदमों से करीब आई और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। जब शमशेर ने झटके से इसे अपने करीब खींच लिया, मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं जरताशे, लेकिन तुम पर लाजिम है कि अपनी जानिब उठने वाली हर गलत उंगली को तोड़ देने की सलाहियत रखो। इसका लहजा इंतहाई नरम मगर पुरअसर था। जरताशे इसे हैरत से देखती रही। आज तक जरक ने इसे सिर्फ डराया था, इससे कमजोर होने का एहसास दिलाया था, मगर यह शख्स आज इसकी पुष्ट पनाही करके इसे मजबूत कर रहा था। लोगों को तुम्हारे लहजे से मालूम हो जाना चाहिए कि तुम किसकी बीवी हो। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, यहाँ तक कि धड़कनें एक दूसरे के सीनों में बजती महसूस हो रही थी। तब तक जब तक आपकी दूसरी बीवी नहीं आ जाती। जरताशे ने अपने खदशे को लफ्ज दिए। शमशेर ने मुस्कुराते हुए इसे अपने बराबर लेटा लिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा? शमशेर का यह अपनायत भरा अंदाज इसके ख्वाबों जैसा था। वो अरसा दराज से ऐसे मोहब्बत के लिए प्यासी थी। कोई तो हो इसके बालों में उंगलियां चलाए, इसे तहफ्फुज का एहसास दे। जरक के साथ गुजारे हुए वो तल्ख अयाम इसके जहन में फिल्म की तरह चलने लगे। हमारा माशरा मर्द की जरूरत को तो तस्लीम करता है, मगर औरत के जज्बात को नेज़े की नोक पर रखता है। अगर औरत शौहर को करीब ना आने दे तो इसे गुनहगार करार दिया जाता है, लेकिन अगर मर्द औरत को धुतकार दे तो इसे मर्द का मूड कहकर टाल दिया जाता है। जरताशा को वो रात याद आई जब वो खुद चलकर जरक के करीब गई थी, मगर जरक ने इसे हवस की मारी कहकर धुतकार दिया था। वो पूरी रात कमरे से बाहर ठिठुरते हुए अपने वजूद का मातम करती रही थी। आज शमशेर इसे जिस मोतबर अंदाज में अपने करीब करके मोहब्बत का एहसास दिला रहा था, वो किसी सहर से कम ना था। क्या वाकई दूसरी शादी नहीं करेंगे? वो दोबारा दबी हुई आवाज में बड़बड़ाई। शमशेर ने इसके माथे को चूमकर मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं जाना, जब मेरे पास इतनी प्यारी और बहादुर बीवी हो तो मैं किसी दूसरी के बारे में क्यों सोचूंगा। इस रात जरताशे को एहसास हुआ कि कुदरत कभी कभी बदतरीन रास्तों से गुजारकर बेहतरीन मंजिल तक पहुंचा देती है,
عورت کو اپنی زندگی میں احساس اور عزت کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ اس سال شمشیر خان نے پہلی بار زرتاشے کو وہ مان دیا جس کے لیے وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ شمشیر کی قربت اور اس کے لمس کی خوشبو جب زرتاشے کے وجود میں اتری تو وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ خان سائیں، اس نے لڑتے ہاتھوں سے شمشیر کے سینے پر دباؤ ڈال کر سانس لینے کی جگہ بنانی چاہی، مگر شمشیر نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کا ایسا بندھن جوڑا کہ دنیا اور مافیا کی خبر نہ رہی۔ اس کے وجود میں سرایت کرتے ہوئے شمشیر اس کی قلب و جان پر فاتح بن کر چھا گیا۔ زرتاشے نے اپنا آپ، اپنے تمام دکھ اور اپنی محرومیاں اس کے سپرد کر دی۔ یہ مقدر کا حسین کھیل تھا کہ اسے ایک ایسا شخص مل گیا جو اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنے کا ہنر جانتا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو زرتاشے شمشیر کے بازوں کے حصار میں بکھری ہوئی تھی۔ عورت کا حسن محض اس کے نقوش میں نہیں بلکہ دیکھنے والے کی آنکھوں کی وسعت میں ہوتا ہے۔ شمشیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی متاع کو دیکھتا ہے۔ اس نے زرق کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، نہ ہی یہ جاننا چاہا کہ اس کے ماضی کے زخم کتنے گہرے ہیں۔ اس کے لیے بس یہ کافی تھا کہ اب زرتاشے اس کی ہے اور اسے خوش رکھنا ہے۔ ناشتے کی میز پر جب شمشیر نے اعلان کیا، امی میں زرتاشے کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، تو آفرین بیگم کے چہرے پر ناگواری کے سائے لہرے۔ پہلے ونی میں لائی ہوئی لڑکی سے نکاح اور اب ہنی مون، کہیں تم اپنے بھائی کی موت کو بھول کر اپنی زندگی رنگین کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ان کا طنز زہریلا تھا۔ زرتاشے نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، مگر شمشیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا۔ بہادر میرا بھائی تھا، میں اس کی موت کا دکھ کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے زرتاشے نے نہیں مارا۔ شمشیر نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس نے گولی چلائی قصوروار وہ ہے۔ زرتاشے میری بیوی اور میرے لیے وہ اس دنیا کی سب سے قیمتی عورت ہے۔ ہر بار مرد کے انتقام کے لیے عورت کو بھیڑ چڑھا دینا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ شمشیر کی اس ڈھارس نے زرتاشے کو جینا سکھا دیا تھا۔ اسے اب شاد حویلی کے کسی ہنگامے سے کوئی غرض نہ تھی۔ ذرا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ان سب گردابوں سے باہر نکل چکی یا چچا معافیا مانگنے آئے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جب آپ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مکافات عمل کے ذریعے بہترین انصاف کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک شام وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تازہ ہوا کو محسوس کر رہی تھی کہ شمشیر نے پیچھے سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کی مانوس خوشبو نے زرتاشے کے دل کے نہاں خانوں میں روشنی بھر دی۔ اتنی گہری سوچوں میں گم ہو کر میری چھوٹی سی بیوی کہیں بوڑھی نہ ہو جائے، شمشیر نے شرارت سے کہا۔ زرتاشے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سے کمرہ مہک اٹھا۔ ابھی میرا بوڑھا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی جانتا ہوں، ابھی تو آپ نے میرے لیے ایک پارو سی گوڑیا بھی لانی ہے۔ شمشیر کی اس تمنا پر زرتاشے نے اپنے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ یہ اس کی سب سے پسندیدہ اور محفوظ جگہ تھی۔ وہ دل جو کبھی خوف سے دھڑکتا تھا آج شمشیر علی خان کی بے پناہ محبت کے زیر اثر سکون میں تھا۔ محبت نے ونی کی گئی لڑکی کی حویلی کی ملکہ بنا دیا تھا۔